हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस लैंग्वेज की सीरीज़ में आज हम देखेंगे लेक्चर 5 का पार्ट 1। इसमें हम सीखेंगे फंक्शंस। आज के हमारे लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है फंक्शन क्या है, डेफिनेशन, डिक्लेरेशन और कॉल में क्या अंतर होता है, डिक्लेरेशन क्या है, किस तरह से फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में क्या फ़र्क है, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय एड्रेस और कॉल बाय रेफरेंस में क्या फ़र्क है। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे बेसिक क्वेश्चन से। व्हाट इज़ फंक्शन? तो फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जिसको पहचान के लिए हमने कुछ नाम दिया हुआ है। जनरली फंक्शन एक सिंगल टास्क को परफॉर्म करने के लिए लिखा गया कोड है। फॉर एग्जाम्पल, आपको दो नंबर को ऐड करना है तो आपने कुछ कोडिंग लिखी, आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो आपने कुछ कोडिंग लिखी। तो कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए आप कुछ लाइंस लिखते हो, कुछ कोडिंग करते हो। उस कोडिंग को करली ब्रैकेट में रैप कर दिया जाए, कवर कर दिया जाए, और उस ब्लॉक को हम पहचान के लिए एक नाम दे देते हैं। यही कहलाता है फंक्शन। तो फंक्शन का अपना एक नाम होता है, उसका कुछ रिटर्न टाइप होता है और उसमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास किए जा सकते हैं। फंक्शन इज़ अ वे टू अचीव मॉड्यूलराइजेशन। मॉड्यूलराइजेशन एक कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि एक बड़े कॉम्प्लेक्स टास्क को करने के लिए पहले आप उसके छोटे छोटे पीसेस करिए, यानी एक बड़े टास्क को छोटे छोटे सब टास्क में डिवाइड करिए। हर एक सब टास्क फर्दर डिवाइड हो सकता है अगर लॉजिकली वो एक बड़ा टास्क है। ऐसा तब तक करेंगे जब तक कि यूनिट टास्क ना आ जाए। तो हमारी एक बड़ी सी प्रॉब्लम, एक कॉम्प्लिकेटेड सा कोड, ये डिवाइड हो गया है कई सारी सब प्रॉब्लम्स में, सब टास्क में, और हर एक टास्क के लिए हम अलग से बना सकते हैं फंक्शंस। तो किसी बड़े टास्क को छोटे छोटे सब टास्क में डिवाइड करना मॉड्यूलराइजेशन कहलाता है, और इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका होता है फंक्शन। यानी जितने सब टास्क हैं उतने आप बनाएंगे फंक्शन। फंक्शंस बेसिकली दो तरह के होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शंस जैसे printf, scanf, getch, clear screen, ये सब फंक्शंस पहले से बने हुए हैं और इनकी कोडिंग यानी डेफिनेशन लाइब्रेरी फाइल के अंदर है, जबकि इनका डिक्लेरेशन हेडर फाइल्स के अंदर होता है। ये सब कुछ जो हम पढ़ रहे हैं ये मानते हुए पढ़ रहे हैं कि स्टूडेंट्स का सी लैंग्वेज से फैमिलियरिटी है, वो पहले भी फंक्शन चैप्टर वहाँ पढ़ चुके हैं। इसलिए ये स्टेप्स जो मैंने अभी बताई आपको, ये सिर्फ रिकॉल रिवीजन करने के लिए हैं। फंक्शन डेफिनेशन, डिक्लेरेशन और कॉल क्या होता है ये आपको पता होगा, लेकिन एक बार फिर हम इसको रिवाइज करते हैं। जैसे एक प्रोग्राम हमने एग्जाम्पल के लिए बनाया हुआ है, हमने ऊपर एक हेडर फाइल इंक्लूड करी है, उसके बाद मेन फंक्शन की बॉडी लिख रहे हैं जिसके अंदर हमने कुल मिला के 3 लाइन्स लिखी हैं। पहली लाइन में हमने फन फंक्शन का डिक्लेरेशन किया है, फिर सी आउट की मदद से स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट किया है, फिर फन नाम के फंक्शन को कॉल किया है। इसके बाद हम फन फंक्शन को कर रहे हैं डिफाइन। फन फंक्शन की कोडिंग में एक लाइन लिखी है सी आउट स्टेटमेंट, जिसके कारण स्क्रीन पे एक मैसेज प्रिंट होगा। यहाँ पर ये फंक्शन की डेफिनेशन कहलाएगी, फन फंक्शन की कोडिंग। मैंने आपको अभी कहा था कि फंक्शन क्या है, कुछ सेट ऑफ लाइंस, सेट ऑफ कोडिंग, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो आप देखिए करली ब्रैकेट के अंदर एक लाइन लिखी है सी आउट, लेकिन चाहे तो इसके अंदर हम कई सारी लाइंस लिख सकते हैं, और ये बंच ऑफ लाइन, ये पीस ऑफ कोड करली ब्रैकेट से रैप्ड होगा, और इस पूरे ब्लॉक को एक नाम भी हम देते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है फन। ये कहलाता है फंक्शन बनाना या फंक्शन को डिफाइन करना। ये है फंक्शन कॉल। जब तक कोई फंक्शन कॉल नहीं किया जाएगा उसकी डेफिनेशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। फंक्शन को कॉल करने के लिए आप फंक्शन का नाम लिखते हैं और सेमीकोलन लगा देते हैं, जबकि ये है फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन करते वक्त
फंक्शन किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा वो रिटर्न टाइप आप पहले लिखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है वॉइड। वॉइड का अर्थ है ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। फंक्शन में कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, इसलिए पैरेंथेसिस भी एम्प्टी है। तो ये लाइन कहलाती है फंक्शन डिक्लेरेशन। अब आप तीनों को देखिए, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉल और फंक्शन डिक्लेरेशन, तीनों में फ़र्क आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो फंक्शन का डिक्लेरेशन हमने किया है ये मेन फंक्शन की बॉडी में अंदर किया है। इस तरह के डिक्लेरेशन को लोकल डिक्लेरेशन कहते हैं और इसका अर्थ ये होता है कि मेन फंक्शन को ही अधिकार है कि वो फन नाम के फंक्शन को कॉल कर सके। अगर आप चाहते हैं कि पूरे प्रोग्राम में कोई भी फंक्शन फन को कॉल कर सके तो इसके लिए ज़रूरी है कि फन फंक्शन का डिक्लेरेशन ग्लोबली होना चाहिए। यानी जहाँ पे लिखा है वॉइड मेन उसके ऊपर हम लाइन लिखेंगे वॉइड फन पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। इसको कहते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन। ग्लोबल डिक्लेरेशन होने से पूरे प्रोग्राम में कहीं से भी उस फंक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कॉल किया जा सकता है। हमारे प्रोग्राम में सी इन सी आउट ऑब्जेक्ट्स को भी हम यूज़ कर रहे हैं। ये प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट हैं, इनका डिक्लेरेशन भी हेडर फाइल में होता है। याद रहे, हेडर फाइल के अंदर प्री डिफाइंड फंक्शन, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट या पहले से बने किसी वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया जा सकता है। आइए अब देखते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है। फंक्शन डिक्लेरेशन को ही हम फंक्शन प्रोटोटाइप भी बोलते हैं। अभी हमने पिछली स्लाइड पे देखा था फंक्शन डिक्लेरेशन कैसे लिखा जाता है। फंक्शन डिक्लेरेशन का सिंटेक्स होता है, पहले आप लिखेंगे रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप के बाद आप लिखेंगे फंक्शन का नाम और उसके बाद लिखेंगे आर्ग्यूमेंट की लिस्ट। फंक्शन को डिक्लेयर करना ज़रूरी है। अगर आप फंक्शन को डिक्लेयर नहीं करेंगे तो कंपाइलर को इस नए शब्द का मीनिंग नहीं पता चलेगा। तो आप अपने प्रोग्राम में कहीं से अगर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और आपने उसका डिक्लेरेशन नहीं किया है तो आएगी एरर। फंक्शन को लोकली भी डिक्लेयर किया जा सकता है, ग्लोबली भी डिक्लेयर किया जा सकता है। ये अभी हमने पिछले स्लाइड पे समझा। तो फंक्शन की डेफिनेशन और डिक्लेरेशन ये दो अलग अलग बातें हैं। फंक्शन की डेफिनेशन जब अपन बोलते हैं तो वो एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, वो पूरी कोडिंग होती है जो फंक्शन चलने पर, फंक्शन के कॉल होने पर एग्जीक्यूट होती है। फंक्शन को डिफाइन करने के 4 तरीके हो सकते हैं। टेक्स नथिंग, रिटर्न्स नथिंग, टेक्स समथिंग, रिटर्न्स नथिंग, टेक्स नथिंग, रिटर्न समथिंग, टेक समथिंग, रिटर्न समथिंग। यदि ये सब चीज़ें आपने सी लैंग्वेज में नहीं पढ़ी हैं तो आप सी लैंग्वेज के लेक्चर्स को भी रेफ़र कर सकते हैं। आप मेरे ही सी लैंग्वेज के लेक्चर्स को देखिए जिसमें फंक्शन चैप्टर के बारे में डिटेल में बताया गया है। वहाँ पे इन चारों को डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, इस एग्जाम्पल में हमने एक बनाया है मेन फंक्शन और एक बनाया है सम फंक्शन। आप ज़रा सम फंक्शन पे गौर करिए। सबसे नीचे सम फंक्शन के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट्स मेंशन किए गए हैं x और y, जबकि उसका रिटर्न टाइप लिखा गया है इंट। आप देखिए रिटर्न टाइप सम लिखने के पहले लिखा है। इससे पता चल रहा है कि ये फंक्शन रिटर्न करेगा वैल्यू इंट टाइप की, जबकि इसमें आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं 2 इंट टाइप के। इस तरह के डेफिनेशन को हम बोलते हैं टेक समथिंग, रिटर्न समथिंग। आप देख सकते हैं ऊपर हैश इंक्लूड के नीचे हमने इस फंक्शन का डिक्लेरेशन भी किया है। इस फंक्शन के डिक्लेरेशन में हमने लगभग वही बात लिखी है जो फंक्शन की डेफिनेशन की पहली लाइन में लिखी है, यानी रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम और फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स का टाइप। इसके बाद जब मेन फंक्शन से प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो इसके अंदर हमने बनाए हैं 2 वेरिएबल्स। तो देखिए जब भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से ही होता है और मेन फंक्शन को कुछ मेमोरी एलोकेट हो जाती है। मेन फंक्शन को जो मेमोरी एलोकेट हुई है उसके अंदर 3 वेरिएबल्स हमने बनाए हुए हैं, a, b और s। आप देखिए मेन फंक्शन की कोडिंग में a वेरिएबल के अंदर और b वेरिएबल के अंदर 5 और 6 वैल्यू असाइन की गई है। इसके बाद सम फंक्शन को अगली लाइन में हम कर रहे हैं कॉल। फंक्शन को जब कॉल करते हैं तो ये नया फंक्शन ये मेमोरी में आता है। अब देखिए सम फंक्शन के अंदर पैरेंथेसिस में हमने a, b लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं वैल्यू पास करना और ये a और b कहलाते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं। तो a और b क्या है? a और b वेरिएबल्स के नाम हैं जिनके अंदर वैल्यू रखी है 5 और 6। तो एक्चुअल में सम फंक्शन में हम पास कर रहे हैं 5 और 6।
जैसे ही सम फंक्शन कॉल हुआ, सम फंक्शन को मेमोरी मिली, और मेमोरी मिली तो उसके अंदर जितने वेरिएबल्स बने हैं उनको मेमोरी मिली। आप नीचे देखिए सम फंक्शन की कोडिंग में यहाँ पर दो वेरिएबल्स बने हैं x और y। तो जो सम फंक्शन के नाम पर मेमोरी कंज्यूम होगी उसमें x और y नाम के दो वेरिएबल्स बने होंगे। याद ये रहे कि एक फंक्शन अपने ही वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। सम फंक्शन a और b को एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि उसका मेमोरी एरिया अलग है। इसलिए सम फंक्शन के पास अपने खुद के वेरिएबल हैं x और y। जब आपने सम फंक्शन को कॉल किया तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स में लिखा है a, b, जबकि सम फंक्शन जहां डिफाइन कर रहे हैं वहां पे आपने लिखा है x और y। ये कहलाते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट लिखते वक्त उनका डिक्लेरेशन करना पड़ता है क्योंकि इससे पहले वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स लिखते वक्त आपको डिक्लेरेशन नहीं करना होता है क्योंकि डिक्लेरेशन आप उसके पहले की स्टेप्स में कर चुके होते हैं। यहाँ पर हुआ ये है कि आपने कॉल करते वक्त a और b की वैल्यूज़ पास करी हैं जो करस्पॉन्डिंगली x और y वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएंगी। इस तरह से एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन के पास डेटा ट्रांसफ़र होता है। अब सम फंक्शन की कोडिंग चलेगी। सम फंक्शन में लिखा है रिटर्न x प्लस वाई, तो 5 और 6 का सम हो जाएगा और सम आएगा 11 हो जाएगा रिटर्न। जब भी कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है तो एग्जैक्टली वहीं जाती है वैल्यू जहाँ से फंक्शन हुआ था कॉल। आप देखिए फंक्शन कॉल कहाँ से हुआ था। मेन के अंदर एक लाइन लिखी है जहाँ लिखा है सम a, b, इस जगह पर आ जाएगा 11 और इसी कारण ये 11 असाइन हो जाएगा s में। जैसे ही फंक्शन ने वैल्यू रिटर्न करी, ये वैल्यू असाइन हो गई s में और अब मैं s की वैल्यू अगर प्रिंट कराऊंगा तो 11 प्रिंट होगी। तो ये एक तरह से एग्जांपल था जिसमें हमने देखा वैल्यू पास कैसे करते हैं और वैल्यू रिटर्न कैसे करते हैं। तो टेक्स समथिंग रिटर्न समथिंग का एग्जांपल है। इसमें हमने बड़ी बात ये सीखी कि फॉर्मल आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं। इन टेक्निकल टर्म्स को आप याद रखिए। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स की अगर बात करें यानी फंक्शन को डिफाइन करते वक्त आप पैरेंथेसिस के अंदर जो वेरिएबल्स बनाते हैं वो कहलाते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स तीन प्रकार के हो सकते हैं। ऑर्डिनरी वेरिएबल ऑफ एनी टाइप, जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में थे पॉइंटर वेरिएबल्स और रेफरेंस वेरिएबल। सबसे पहले हम देखते हैं कॉल बाय वैल्यू क्या होता है। जब फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स ऑर्डिनरी वेरिएबल हों, आप देख सकते हैं यहाँ रेड कलर में हाईलाइट किया हुआ है। जब फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं तो आप फॉर्मल आर्ग्यूमेंट बना रहे हैं x और y। ये x और y वेरिएबल ऑर्डिनरी वेरिएबल हैं, ना तो पॉइंटर वेरिएबल हैं ना रेफरेंस वेरिएबल है। तो आप फैमिलियर होंगे इस बात से कि पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है और रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है। तो यहाँ पर x और y ऑर्डिनरी वेरिएबल हैं, इसलिए ये फंक्शन में हमें वैल्यू पास करनी पड़ेगी जो x और y में स्टोर होंगी। तो जब सम फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो a और b की वैल्यू हो रही है पास, यानी 5 और 6, और वो जा रहा है x और y में। तो हमने ऑर्डिनरी वैल्यू पास करी, ऑर्डिनरी वेरिएबल में स्टोर हुआ। इस तरह के फंक्शन को हम जब कॉल करते हैं तो हम बोलते हैं फंक्शन कॉल बाय पासिंग वैल्यूज़, या शॉर्ट में कॉल बाय वैल्यू। यदि फंक्शन को डिफाइन करते वक्त फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स पॉइंटर वेरिएबल होते हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं p और q दोनों पॉइंटर वेरिएबल हैं। पॉइंटर वेरिएबल को बनाने का तरीका होता है उस पर एस्ट्रिक सिंबल लगाना होता है। ये एस्ट्रिक सिंबल से ये पता चलता है कंपाइलर को कि ये वेरिएबल ऑर्डिनरी वेरिएबल नहीं है, ये ऑर्डिनरी डेटा कंटेन नहीं करेंगे, ये पॉइंटर वेरिएबल हैं जो केवल एड्रेस कंटेन करते हैं। आप देख सकते हैं फंक्शन का ऊपर जहाँ डिक्लेरेशन किया गया है वहाँ पे भी थोड़ा सा बदलाव है। इंट स्टार आपको लिखना पड़ता है, केवल इंट लिखना गलत होगा। इसके बाद आप ये भी देखिए कि जहाँ से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं वहाँ पे a, b नहीं लिखा है, बल्कि लिखा है एड्रेस ऑफ a, एड्रेस ऑफ b, जिसका मतलब है हम 5 और 6 पास नहीं कर रहे हैं, बल्कि a वेरिएबल का एड्रेस और b वेरिएबल का एड्रेस कर रहे हैं पास, जो करस्पॉन्डिंगली p और q पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर होंगे। हम देख सकते हैं कि सम फंक्शन के अंदर जो रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है वहाँ पे हमने लिखा है एस्ट्रिक p एस्ट्रिक q। ये रूल है कि पॉइंटर के पहले जब भी स्टार लगा दिया जाता है तो ये वो उस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने लगता है जिसको पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। आई रिपीट कि पॉइंटर के पहले जब भी स्टार लगा होता है
तो ये वो ब्लॉक बन जाता है जिसको ये पॉइंटर कर रहा है पॉइंट। तो P पॉइंट कर रहा है A को क्योंकि P में A का एड्रेस है, Q पॉइंट कर रहा है B को क्योंकि Q में B का एड्रेस है। इसीलिए एस्ट्रिक P और एस्ट्रिक Q 5 और 6 कहलाएंगे। तो 5 और 6 का सम हो जाएगा 11, 11 हो जाएगा रिटर्न, S में हो जाएगा स्टोर। कॉल बाय रेफरेंस, हमने रेफरेंस वेरिएबल अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था। तो हमें मालूम है रेफरेंस वेरिएबल बनाने का तरीका क्या होता है। हम एम्परसेंड सिंबल का यूज़ करते हैं। तो देखिए जहाँ सम फंक्शन डिफाइन हो रहा है वहाँ पे x और y को बनाते वक्त आप पीछे सिंबल लिख रहे हैं एम्परसेंड, जिसको आप एड्रेस ऑफ रीड नहीं करेंगे। यहाँ पर ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर नहीं है। इस सिंबल का सिर्फ इतना अर्थ है कि कंपाइलर को पता चले कि ये वेरिएबल्स रेफरेंस वेरिएबल कहलाते हैं। फंक्शन जहाँ से कॉल हो रहा है उसको देखिए, आप वहाँ लिख रहे हैं a, b। देखने से ऐसा लग रहा है कि a की वैल्यू पास हो रही है, b की वैल्यू पास हो रही है, लेकिन असलियत में a की वैल्यू नहीं, a का रेफरेंस पास हो रहा है, b का रेफरेंस पास हो रहा है। तो देखने से, फंक्शन कॉल को देखने से ये पता नहीं चलता कि ये कॉल बाय वैल्यू है कि कॉल बाय रेफरेंस है। फंक्शन की डेफिनेशन को देखिए, वहाँ आपको क्लियरली समझ में आता है कि ये कॉल बाय रेफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल वैल्यू रिसीव करेंगे। इसी तरह से फंक्शन का जहाँ डिक्लेरेशन किया जा रहा है उसमें भी बदलाव देखिए। हैश इंक्लूड के नीचे इंट एम्परसेंड लिखा है, इसका मतलब है रेफरेंस पास होगा। यदि आपको आज का लेक्चर यूज़फुल लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।